हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूशन। मेरा नाम है अभिजीत सिंह और आज हम ऐसे क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं जो लगभग हर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है एस्पिरेंट, उसके दिमाग में ये सवाल आता ही आता है कि वो कैसे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करे और क्या सही अप्रोच है, क्या सही स्ट्रैटेजी है तैयारी करने की। तो चलिए शुरू करते हैं। और उससे पहले आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें। यहाँ पे आपको सभी लेक्चर्स की पीडीएफ और नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी। और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें यूट्यूशन। बेल आइकन दबा दें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिल जाएँ। चलिए, जो सबसे पहला सवाल है, कैसे प्रिपेयर करना चाहिए हमें गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए। इस सवाल से भी पहले जो हमारे दिमाग में सवाल आना चाहिए वो ये है कि क्यों, क्या ज़रूरत है गवर्नमेंट एग्ज़ाम की आपको। तो ये जो एक जेन्युइन सा क्वेश्चन है और ये आपको आपके दिमाग में ज़रूर आना चाहिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या प्रिपरेशन करना स्टार्ट करा है जस्ट आपने, या फिर 1 साल हुआ है, या अभी भी आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूज़न है, तो ये सवाल ज़रूर आपके दिमाग में आना चाहिए कि क्या नीड है आपकी गवर्नमेंट जॉब की। तो कुछ नीड्स होती हैं जो मैंने यहाँ पे लिख रखी हैं। क्या? पहला, सोसाइटी, यानी जो सबसे पहली चीज़ होती है कि कोई रिलेटिव होता है हमारा, है ना? जो जिसकी गवर्नमेंट जॉब लग गई होती है और हमारे पेरेंट्स हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी भी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, ठीक? दूसरा जो पॉइंट होता है वो नेबरहुड होता है। ये दोनों लगभग सेम ही होते हैं कि रिलेटिव हो गया या नेबरहुड हो गया। अगर नेबरहुड में कोई है जो गवर्नमेंट जॉब में है और तो हमारे पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन हमसे बढ़ जाती हैं कि हम भी वैसी कोई जॉब हासिल करें। दूसरा जो फैक्टर है वो है फाइनेंशियल ग्रोथ। देखिए, जो भी बच्चे प्रिपरेशन करते हैं उसमें से ज़्यादातर पुअर फैमिली या फिर मिडिल लोअर इनकम वाली फैमिली से बिलोंग करते हैं और वो चाहते हैं कि उनकी अगर गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी तो वो अपने फैमिली की इनकम को, ग्रोथ को इंक्रीज़ कर पाएंगे और कुछ बूस्टअप दे पाएंगे। अगला जो इसी के अंदर पॉइंट आता है कि क्विट बिजनेस। कई सारे लोग होते हैं, उनका बिजनेस होता है और उनकी फैमिली बिजनेस कर रही होती है, बट वो ये चाहती है कि ये बिजनेस छोड़ करके उसका जो बच्चा है या जो उसके फैमिली का मेंबर है वो एक गवर्नमेंट जॉब अच्छी सी ले ले और आराम से जॉब करे, ठीक? मेरी पर्सनल राय आपके लिए ये है कि अगर आपका बिजनेस 20+20 यानी 40 लाख से ऊपर का है, अगर 40 लाख से ऊपर का आपका बिज़नेस है, तो आप ये छोटी-मोटी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए बिल्कुल ट्राई ना करें। ये मेरा मेरा पर्सनल वो है, मानना है, ठीक है? अगर किसी और की कोई अलग इच्छा है, तो वो बिल्कुल उसके थ्रू जा सकता है और क्या अप्रोच होना चाहिए, ये भी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन मेरी पर्सनल ये एनालिसिस है कि अगर 40 लाख से ऊपर का बिज़नेस है आपका, तो बिल्कुल आप बिज़नेस पे ध्यान दें क्योंकि आने वाले टाइम में इसकी ज़्यादा डिमांड होने वाली है। फिर अगला है क्विट प्राइवेट जॉब। हम में से कई लोग ऐसे भी हैं जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, जिनके पेरेंट्स ने प्राइवेट जॉब किया है और वो इस प्राइवेट जॉब की जो खामियां हैं उसको बड़े अच्छे से जानते हैं, इसीलिए वो चाहते हैं कि उनका बच्चा या फिर आप गवर्नमेंट जॉब में आएँ। अगला फैक्टर आता है ड्रीम जॉब। कई लोग होते हैं जिनकी ये ड्रीम जॉब होती है, लाइक जो आईएएस की प्रिपरेशंस कर रहे होते हैं, सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे होते हैं, उनकी ये ड्रीम जॉब होती है कि उन्हें ये जॉब चाहिए। अब इसमें भी 2 चीज़ें होती हैं, क्या ये आपकी ड्रीम जॉब है या आपके पेरेंट की ड्रीम जॉब है? तो ये भी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। तो अब ये जो सवाल है ये मैं बिल्कुल आप ही के ऊपर छोड़ देता हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। आप डिसाइड करिए कि आपको इनमें से क्या फैक्टर है जो आपको चाहिए, और क्योंकि इससे क्या होगा ना, आपको टारगेट करने में आसानी होगी। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। जो अगला स्टेप आता है वो आता है सेल्फ असेसमेंट का। अगर आपने ये देख लिया कि आपको क्यों ज़रूरत है गवर्नमेंट जॉब की और अब आपको पता लग गया कि क्यों ज़रूरत है, तो अब आप क्या करेंगे, आप अपना सेल्फ असेसमेंट करेंगे, जो कि अगला सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सेल्फ असेसमेंट में क्या आता है? सेल्फ असेसमेंट में आता है कि स्वयं को देखना कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, ठीक है? स्ट्रेंथ आपकी सब्जेक्ट से रिलेटेड भी हो सकती है और ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर नहीं है, ठीक है? तो अगर आपका कोई सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, यानी जो कि वीकनेस में भी यही पॉइंट्स हैं कि अगर आपके वीकनेस में क्या हो सकती है कि सब्जेक्ट रिलेटेड भी हो सकती है और फैमिली कंडीशन भी हो सकती है। देखिए, स्ट्रेंथ में फैमिली कंडीशन कैसे रोल प्ले करती है
कि आपकी फैमिली इतनी सक्सेस है, इतनी फुलफिल है, या आप फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि आप गवर्नमेंट जॉब को टाइम दे सकते हैं, तो ये आपकी स्ट्रेंथ में भी काउंट होगा। दूसरी चीज़, आपका सब्जेक्ट हो गया कि अगर आपको लगता है कि मैं अच्छा कर सकता हूँ और प्राइवेट से ज़्यादा डिज़र्व करता हूँ, प्राइवेट जॉब से ज़्यादा डिज़र्व करता हूँ, तो आप बिल्कुल इसको अपनी स्ट्रेंथ भी बना सकते हैं। और यही पॉइंट्स वीकनेस में भी आते हैं कि अगर आपको लगता है कि कोई आपका जो सब्जेक्ट है वो वीक है, तो उसको आप टारगेट कर लें, अपने दिमाग में बैठा लें, है ना, कि इस पे मुझे ज़्यादा फोकस करना है। अगला फैक्टर है जो वीकनेस में आता है, फैमिली कंडीशन, यानी आपकी फैमिली की कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो ज़्यादा आपको टाइम दे पाएँ कि आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करो, तो ये आपकी एक वीकनेस में भी आ जाता है। तो सबसे पहले तो आप ये जो पॉइंट्स हैं ये बिल्कुल एनालाइज़ कर लें, सेल्फ एनालाइज़ कर लें कि आपके लिए क्या सूटेबल है। अगला जो इम्पोर्टेंट सेल्फ एनालिसिस का पॉइंट है वो है टाइम, कि आप स्टडी को कितना टाइम दे सकते हो और आप टोटल टाइम कितना इन्वेस्ट कर सकते हो इस गवर्नमेंट जॉब के लिए, ठीक है? यानी कई लोग होते हैं जो प्राइवेट जॉब कर रहे होते हैं या जो स्टडीज़ कर रहे होते हैं, ठीक? या तो वो स्टडीज़ कर रहे होते हैं या प्राइवेट जॉब कर रहे होते हैं। तो इस दौरान आप कितना टाइम दे सकते हो इस गवर्नमेंट जॉब की स्टडी के लिए? क्योंकि ये जो चीज़ है ये बिल्कुल आपकी स्टडीज़ से भी डिफरेंट है और प्राइवेट जॉब से भी डिफरेंट है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस चीज़ को आप पहले से ही प्लान करें दिमाग में, तो ज़्यादा बेटर होगा। दूसरा है टोटल टाइम आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हो? 1 साल, 2 साल, 3 साल या फिर इससे ज़्यादा? कितना टोटल टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो गवर्नमेंट जॉब के लिए? क्योंकि ये भी पहले से सेट कर लेना दिमाग में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना लोग क्या करते हैं, इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं और धीरे-धीरे उनका काफ़ी सारे ईयर्स वेस्ट हो जाते हैं इसी चक्कर में। चलिए, ये 2 पॉइंट हो गए बहुत इम्पोर्टेंट, जो कि आपको ध्यान में रखने हैं, और इनके बाद से हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। अब आपने क्या कर लिया? आपने सेल्फ एनालिसिस भी कर लिया और अपने आप से क्वेश्चन भी पूछ लिया कि क्यों चाहिए आपको जॉब। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा, फिर आपने क्या करा? सेल्फ एनालिसिस करा, ठीक? अब आते हैं, देखते हैं कि गवर्नमेंट जॉब्स क्या टाइप की होती हैं और क्या स्ट्रेटजी आपके लिए होनी चाहिए। देखिए, जो मेनली हमारी सोसाइटी में हम गवर्नमेंट जॉब के पीछे जो भागते हैं, वो कौन-कौन सी होती हैं? एसएससी की होती है, यूपीएससी की होती है और बैंकिंग की होती है, ठीक? सबसे ज़्यादा यही होती है। और इस दोनों के जो प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, वो इसको साइड से लेकर के चलते ही चलते हैं, जो कि स्टेट एग्ज़ाम्स होते हैं, है ना? अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? ठीक? या फिर यूपीएससी की कर रहे हैं, तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? ये जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए एक-एक करके आते हैं। ये सबसे पहले स्टेट एग्ज़ाम्स हो गए। इसमें देखिए, जो मैंने रेड से लिखा हुआ है, यानी इन एग्ज़ाम्स में इन सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। देखने वाली बात है कि रीजनल लैंग्वेज जो होती है और जो जीएस जीके होती है उस पर्टिकुलर स्टेट की, यानी कल्चरल से रिलेटेड जो जीएस जीके होती है, या फिर हिस्ट्री से रिलेटेड जो होती है उस पर्टिकुलर स्टेट की, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और रीजनल लैंग्वेज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद से आपका आता है इंग्लिश, क्वांट्स और रीजनिंग, जो कि बड़ी बेसिक सी पूछी जाती है आपसे और आप प्रिपेयर कर सकते हैं। अगला आता है एसएससी। एसएससी में जो टफ फैक्टर आता है बच्चों के बीच में, वो आता है इंग्लिश, क्वांट्स और जीएस जीके, ठीक? और रीजनिंग होता है वो थोड़ा आसान पड़ता है एसएससी के बच्चों के लिए। तो इसमें ये आपको जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं और किस पे आपको फोकस ज़्यादा करना है। दूसरा आता है यूपीएससी, लेकिन जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करते हैं, सीएससी यानी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, उनका जो कोर्स होता है वो काफ़ी डिफरेंट होता है इन सारे कोर्स के मुकाबले, ठीक? कैसे डिफरेंट होता है? ये बिल्कुल जो प्रिपरेशन कर रहे हैं या जिन्होंने प्लान करा है, उनके दिमाग में बिल्कुल पहले से ही पता होगा, और आप नहीं कर रहे हैं तो आपको जानने की ज़रूरत भी नहीं है। अगला आता है बैंकिंग। बैंकिंग में जो टफ सब्जेक्ट्स माने जाते हैं वो क्या होते हैं? इंग्लिश, क्वांट्स और रीजनिंग। जीएस जीके इसमें आपका थोड़ा-सा आसान पड़ जाता है। तो देखिए, आप अगर देखेंगे तो लगभग कोर्स सारे सेम है। ये भी सेम है यहाँ से यहाँ तक, ये भी सेम है और ये भी सेम है। कोर्स सारे सेम है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछने का जो फ़ोकस होता है और कौन से सब्जेक्ट्स पे, कौन से फील्ड में ज़्यादा फ़ोकस किया जाता है, वो डिफरेंट होते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जान लेना कि आप कौन सी तैयारी कर रहे हैं। क्या आप एसएससी कर रहे हैं? क्या आप बैंकिंग की कर रहे हैं?
या आप दोनों की कर रहे हैं, या फिर आप स्टेट एग्ज़ाम को साथ में लेकर के चल रहे हैं, या प्रायोरिटी आप स्टेट एग्ज़ाम को दे रहे हैं। तो ये तीनों चीज़ें जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस हिसाब से आप अपने कोर्स को देखिए, कोर्स को डिसाइड करिए और उसको एनालाइज़ करिए। तो एनालिसिस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि हम अक्सर स्किप कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, स्टेप्स देखते हैं कि क्या स्टेप्स होने चाहिए अब आपके प्रिपरेशन के। ये तो एनालिसिस का पार्ट हो गया, जो भी आपको मेंटली और थोड़ा फिजिकली करना है। अब जो स्टेप्स हैं जो आपको करना ही करना है ना, स्टार्टिंग आपकी यहाँ से हो जाती है एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन की। ये स्टेप्स हैं, देखते हैं स्टेप्स क्या हैं। सबसे पहला स्टेप है कि डू योर होमवर्क। मतलब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपको कोई स्कूल से होमवर्क मिला है आपको वो करना है। इसका मतलब ये हुआ कि आप जिसकी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, उसके एग्ज़ाम की डिटेल्स, यानी इसमें कौन कौन से एग्ज़ाम पूछे जाते हैं, CHSL, CGL, ठीक है, MTS और वेरियस पोस्ट भी आता है, कौन कौन से एग्ज़ाम्स होते हैं वो, सिलेबस, इन सब का सिलेबस क्या होता है, और मिसलेनियस फैक्टर्स, यानी बाकी सारी चीज़ें। जैसे इस मिसलेनियस में क्या आएगा, कट ऑफ, सेक्शनल कट ऑफ, बैंकिंग में सेक्शनल कट ऑफ होती है, ठीक है, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछने का तरीका, और जो टफनेस लेवल होती है वो इम्पॉर्टेंट होती है। तो ये आपका होमवर्क होता है, ये आपकी तैयारी करने से पहले की चीज़ होती है, जो कि लोग नहीं करते हैं, और तैयारी करने के दौरान इस चीज़ पे एक एक करके ध्यान देते जाते हैं और समय उनका वेस्ट होता जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये सब पहले ही कर लेनी है। अगर मैं इस एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो मुझे पता होने चाहिए कि एसएससी कौन कौन से एग्ज़ाम कराता है, कब कब कराता है, कब कब उसकी डेट निकलती है, क्या फ़ीस होती है। फ़ीस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फ़ीस भी ध्यान में रखिए आप, क्या फ़ीस होती है, कितनी वैकेंसी निकलती है, ठीक है, वैकेंसी निकलती है, क्या कट ऑफ होती है, क्या सेक्शनल कट ऑफ होती है ना। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टफनेस लेवल क्या होता है, कौन से क्या नाम है टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टेप जो है प्रिपरेशन का, वो क्या होगा, प्लानिंग। ठीक, प्लानिंग किस चीज़ की, इसमें प्लानिंग अब हम फिर से प्लानिंग करेंगे। ये प्लानिंग होगी टाइम मैनेजमेंट की, गोल सेट करने की और रेगुलर मोटिवेशन की। मतलब क्या हुआ आपका, देखिए अब आपने डिसाइड कर लिया कि आपको इस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, ठीक है, मैं मान लेता हूँ एसएससी की तैयारी करनी है, ठीक। अब इसके लिए आप कितना टाइम मैनेजमेंट करेंगे, यानी हर सब्जेक्ट्स को सब्जेक्ट वाइज टाइम मैनेजमेंट करना होगा इसमें, कि एक दिन में आप कितना समय देंगे या एक वीक में कितना समय देंगे, ठीक है, आप कितने मंथ में आप अपने कोर्स को पूरा कर लेंगे, ठीक, कितना कोर्स आप कितने मंथ में पूरा कर लेंगे। तो ये सारा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है और ये आता है प्लानिंग का। ये आपको पहले से प्लान होना चाहिए इस, और प्लानिंग के हिसाब से ही आप गोल को सेट करेंगे अपने, कि यानी मुझे इतने मंथ में इतना कोर्स कंप्लीट कर लेना है, या फिर मुझे इस वाले सब्जेक्ट पे इतने हफ्ते में इतने दिन ध्यान देना है, इतने आवर्स ध्यान देना है। ये हर इंसान की अपनी अलग प्लानिंग होती है, मैं इसमें ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करूँगा, ये आप खुद से डिसाइड करेंगे कि आप मंथली प्लानिंग करते हैं, आप वीकली प्लानिंग करते हैं, या पर डे की प्लानिंग करते हैं, या आप आवर्ली प्लानिंग करते हैं। तो ये आपके ऊपर है। अगला है रेगुलर मोटिवेशन। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि आप दिन भर मोटिवेटिंग लेक्चर्स ही सुनते रह जाएं, लेकिन खुद को मोटिवेट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा बोरिंग काम होता है ना, पढ़ना हमेशा से ज़्यादातर लोगों के लिए बोरिंग काम होता है। तो उससे उभरने के लिए और आपकी एनर्जी डाउन ना हो, उसके लिए आप क्या करेंगे, रेगुलरली मोटिवेट होते रहेंगे। ये कैसे हो सकते हैं, आपके रिलेटिव में जिसने भी गवर्नमेंट जॉब क्रैक करा उससे बात करिए, ठीक है। अगर आप उनसे बात नहीं करना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, थोड़े लोगों के जो किस्से होते हैं जिन्होंने एग्ज़ाम्स क्रैक करे होते हैं, वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, तो वो वहाँ से आप मोटिवेशन ले सकते हैं। कोई भी सोर्स हो सकता है मोटिवेशन का, ज़रूरी नहीं है कि वीडियो ही देखना है या किसी से जा कर के बात ही करनी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो आएगा प्रिपरेशन का वो क्या होगा, गो थ्रू द फुल कोर्स। अब देखिए आपको क्या करना है, एक बार, कम से कम एक बार पूरा कोर्स कंप्लीट करना है, फुल कोर्स कंप्लीट करना है कम से कम एक बार, ठीक। यानी
कोई भी जैसे मैंने एसएससी लिया है तो एसएससी लेते हैं, ठीक है। एसएससी के जो भी सब्जेक्ट्स आते हैं, उस सब्जेक्ट्स के जो जो चैप्टर्स आते हैं, उन सारे चैप्टर्स को एक बार कम से कम पूरा गो थ्रू करना है और पूरा कवर करना है। ये कैसे हो सकता है? ये हो सकता है ऑफलाइन कोचिंग से, और जो मैं सबसे ज़्यादा रिकमेंड करूँगा, देखिए आजकल के ज़माने में भी जो पावर ऑफलाइन कोचिंग में है ना, वो ऑनलाइन में नहीं है। ये मेरी पर्सनल राय है आपको, आपके लिए। अगर आप जा सकते हैं ऑफलाइन कोचिंग, फ़ीस पे कर सकते हैं, हाँ इन लोगों की फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है, फ़ीस का फैक्टर आ जाता है यहाँ पे, फ़ीस पे कर सकते हैं तो आप बिल्कुल, आप जिस भी शहर में, अपने शहर में एक बार जाइए। ज़रूरी नहीं है आप दिल्ली या मुंबई या किसी बड़े शहर में ही जा कर के वो कर रहे हैं, आप कहीं गांव से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे भी अगर कोई कोचिंग है तो वहाँ की छोटी मोटी कोचिंग में जाइए। क्योंकि होता क्या है कि इससे आपको कोर्स का आइडिया हो जाता है और कौन से टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आते हैं इसका आइडिया हो जाता है, ठीक है। उसके बाद से अगर आप नहीं कर पाते हैं ऑफलाइन कोचिंग तो आप ऑनलाइन कोचिंग भी कर सकते हैं, ये भी सही है। बस आपको खुद से सच बोलना पड़ेगा, खुद को झूठ में नहीं रखना होगा ऑनलाइन कोचिंग में। तो ऑफलाइन कोचिंग करिए, ऑनलाइन कोचिंग करिए, एक बार तो कोचिंग ज़रूर करिए, है ना, ज़रूर करिए। फिर अगला है, जब आप ये कर रहे होंगे इसके साथ साथ में बुक्स और यूट्यूब का भी सहारा लेंगे, ठीक। बुक्स और यूट्यूब मतलब जो भी आपका कोर्स है उसके लिए जो बुक्स इंपॉर्टेंट है, जैसे जो यूपीएससी के बच्चे होते हैं उनके लिए एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। और एसएससी के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, यानी लगभग कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसके लिए एनसीईआरटी तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा भी कई ऑथर्स की बुक आती हैं, वो आप देख सकते हैं। मैं कोई स्पेशल नाम नहीं लूँगा क्योंकि सबकी ही अच्छी होती है, कोई बुरा नहीं लिखता है, ठीक। बुक्स की देख सकते हैं और यूट्यूब का सहारा भी ले सकते हैं आप। आपका टाइम थोड़ा सा मिला, आपने यूट्यूब के थ्रू कुछ देख लिया और आपने साथ ही साथ में कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज प्राप्त कर ली। यूट्यूब के लिए आप हमारे चैनल को बिल्कुल देख सकते हैं। हमारे चैनल में इस तरीके से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जैसे कि मैंने बना रखी है। इसमें हिस्ट्री की प्लेलिस्ट है, इसमें एंशिएंट हिस्ट्री मैंने पढ़ाया है। पूरी प्लेलिस्ट में आपको कई सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे और सब लेक्चर्स बहुत छोटे छोटे हैं, देखिए 10 मिनट के, 16 मिनट के, 14 मिनट के, 15 मिनट के। तो इससे क्या होगा, आपका एक क्विक रिवीजन हो जाएगा। और पूरा कोर्स ही मैंने जीएस का कवर करा है इस अपने चैनल में, तो आप बिल्कुल यूट्यूशन पे जा कर के इसको देख सकते हैं। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट स्टेप जो है प्रिपरेशन का, वो क्या होगा, वो होगा रेगुलर सेल्फ एनालिसिस। यानी अब आप कोचिंग जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, सेल्फ एनालिसिस करना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे चैप्टर वाइज टेस्ट देना, फिर टेस्ट का एनालिसिस करना और करंट अफेयर्स को साथ साथ चलाते रहना। करंट अफेयर्स के लिए देखिए सबसे बढ़िया है आप वीकली करंट अफेयर्स पढ़िए, या डेली पढ़ सकते हैं तो वो भी बहुत अच्छा है। अगर आप वीकली पढ़ना चाहें बिल्कुल आप यूट्यूशन से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हमारे रजित सर हैं, वो बहुत बढ़िया करंट अफेयर पढ़ाते हैं और उनका जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के होते हैं और बिल्कुल छटे हुए क्वेश्चन होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। कम क्वेश्चन में आपको बिल्कुल वो ऐसा पार्ट ला करके देते हैं कि उसी में से एग्ज़ाम में आना है। अगर आपने उनकी वीकली करंट अफेयर्स रेगुलर देखी है तो आप बिल्कुल बहुत अच्छा करेंगे करंट अफेयर्स में, ठीक है। अब देखते हैं चैप्टर वाइज टेस्ट जो होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी अगर मान लीजिए आपका पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप चैप्टर वाइज टेस्ट दे सकते हैं और अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं। फिर होता है टेस्ट देने के बाद से टेस्ट को एनालाइज करना, आपकी कितनी गलती है, आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, वीक पॉइंट क्या है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और टेस्ट के लिए आप बिल्कुल टेक्स्ट बुक, एक वेबसाइट है textbook.com, वहाँ से टेक्स्ट बुक खरीद सकते हैं। और अगर आप मेरे कोड से ख़रीदेंगे, जो कि कोड ये है U9QQ U8, इस कोड से ख़रीदेंगे तो आपको 10% एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। और इसका जो लिंक भी है, इनवाइट लिंक, वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, आप वहाँ से जा कर के चेक कर सकते हैं, पिन कमेंट में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो टेस्ट है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और टेस्ट लेना सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसका नहीं लेना चाहते हैं आप किसी और का लीजिए, मेरे रेफरल से नहीं लेना चाहते हैं आप किसी और से लीजिए, लेकिन टेस्ट ज़रूर लीजिए क्योंकि इससे आपको पता लगता है कि आपकी कितनी प्रिपरेशन हो रही है। अगला स्टेप है क्विक रिवीजन, ठीक है। आपका कोर्स कंप्लीट होने वाला है, ठीक है, कोर्स कंप्लीट होने वाला है, आप टेस्ट भी दे रहे हैं,
लेकिन इसके बावजूद आपका क्विक रिवीजन होते रहना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्विक रिवीजन लेक्चर्स आते हैं, आप मेरे लेक्चर्स ही देख सकते हैं यूट्यूशन पे, ठीक है, मेरे लेक्चर्स देख सकते हैं, आप सेल्फ मेड नोट्स का भी सहारा ले सकते हैं और वीकली फुल टेस्ट दे सकते हैं। अब आपका जो कोर्स जो भी होता है, जितना भी कंप्लीट हुआ है, अब उसकी परवाह करे बगैर आप वीकली फुल टेस्ट दीजिए, हफ्ते में एक दिन फुल टेस्ट ज़रूर दीजिए और फिर उसका एनालिसिस ज़रूर करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं, किस में कितना टाइम लगा है, किस सेक्शन में कितना टाइम लग रहा है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर करिए। ये जो स्टेप्स लिखे हैं मैंने, ये एक के बाद एक जो स्टेप्स लिखे हैं वो उसी सीक्वेंस में फॉलो करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसका आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट स्टेप जो आता है, अब आपका ये सारे स्टेप्स ख़त्म हो चुके हैं, आपने जो टेस्ट है वो लगाना चालू कर दिए हैं, अब आपका कोर्स भी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद से इस वीकली को आप डेली में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, यानी डेली फुल टेस्ट आपको एक देना पड़ेगा और उसका एनालिसिस करना पड़ेगा। इतने टाइम में आपका एग्ज़ाम आ जाएगा और आपका फर्स्ट अटैम्प्ट जो होगा वो सामने आ जाएगा। फर्स्ट अटैम्प्ट के 2 ही रिज़ल्ट हो सकते हैं, या तो फेल या तो पास, ठीक है। पहले मैंने फेल को लिखा है ना, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि फ़र्स्ट अटैम्प्ट में ही आप बिल्कुल क्लियर कर लें। हो सकता है कि आपका फर्स्ट अटैम्प्ट अनसक्सेसफुल जाए, लेकिन चिंता मत करिए, ये फेल जो वर्ड है आप इस पे मत जाइए, है ना, या फिर अनसक्सेसफुल जो वर्ड है उस पर मत जाइए, है ना। क्यों? क्योंकि आप गॉड गिफ्टेड नहीं हैं, ठीक। जो पहले अटैम्प्ट में ही आप क्लियर कर लें, बिल्कुल आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, है ना, आप गॉड गिफ्टेड नहीं हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको ध्यान रखना है। तो कोई बात नहीं, आप फेल हुए हैं, कोई बात नहीं, एनालाइज करिए खुद को, कहाँ पे गलती हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी जो आंसर शीट आती है, डाउनलोड हो जाती है, आप उसको देखिए, क्वेश्चंस को देखिए, एनालिसिस करिए अपना, फिर से मोटिवेट करिए खुद को रीस्टार्ट करने के लिए और इम्प्रूव स्ट्रेटेजी के साथ में। अगर आपकी स्ट्रेटेजी में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं करा आपका ना, तो फिर से रिजल्ट यही आएगा। तो इसीलिए ज़रूरी ये है कि आप अपनी स्ट्रेटेजी को इम्प्रूव करें। और लास्ट में डोंट गिव अप, आपको गिव अप नहीं करना है, आपको बिल्कुल लगे रहना है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप पास हो जाते हैं तो आप नेक्स्ट टारगेट के लिए प्रिपरेशन चालू करते हैं, है ना, यहाँ पे भी रुकना नहीं है, आपको रुकना तो कहीं नहीं है, तो प्रिपरेशन चालू कर दें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, यही थी आपकी पूरी स्ट्रेटेजी, होप आपको पसंद आया होगा। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो मैं अब मेंशन करने जा रहा हूँ वो ये है, डू नॉट चीट योरसेल्फ, खुद को बेवकूफ़ मत बनाइए, है ना। आप अब तक अपने पेरेंट्स को अगर बेवकूफ़ बना रहे हैं, सोसाइटी को बना रहे हैं, वो सब चलेगा, लेकिन खुद को बेवकूफ़ मत बनाइए, खुद से झूठ मत बोलिए, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको शेयर ज़रूर करें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको आगे भी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और हमारे साथ जुड़ी रहिए यूट्यूशन, हम आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल अच्छे से कराते रहेंगे। थैंक यू सो मच।